सर, आज जो हम अपना चैप्टर शुरू करने लगे हैं उस चैप्टर का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर, आपको पता है कि जब भी कोई पर्सन एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आरओसी को। वो जो एप्लीकेशन आप आरओसी को लगाओगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी जो कि आपको एमसीए के पोर्टल पे जाके लगानी होती है। www.mca.gov.in पे जाके वो एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। जब भी आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आरओसी को, लेकिन आरओसी सिर्फ आपकी उस एप्लीकेशन के बलबूते आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। अलॉन्ग विद एप्लीकेशन आपको 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सर्व करने पड़ेंगे आरओसी को, जिसके बगैर आरओसी आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करेगा। वो 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है सर, मेमोरेंडम होता क्या है? एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए ज़रूरी है। आर्टिकल क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए ज़रूरी है। यानी जब भी कोई पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो उसे आरओसी को 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सर्व करने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें 6 बातें लिखी होती है। वो 6 बातें कौन सी है? कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, कंपनी कितने कैपिटल से बनाई गई है, और कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन हैं, किन लोगों ने कंपनी बनाई है। यानी क्या क्या बातें लिखी होंगी? 6 बातें लिखी होंगी, 6 क्लॉजेज होंगी। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और वहीं पे दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे उस डॉक्यूमेंट में। कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है वो कहाँ लिखा होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को पूरा कैसे किया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे किया जाएगा, वो कहाँ लिखा होगा? इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब हमें पढ़ना है यही इस चैप्टर में कि मेमोरेंडम क्या है, उनके वो 6 क्लॉजेस कौन से हैं, उनके 6 क्लॉजेस में क्या कंटेंट लिख रखा है, यही तो हमें पढ़ना है। और आर्टिकल्स क्या है, उनके वो 6 क्लॉज, मतलब आर्टिकल्स क्या है और उनकी कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 2 क्लॉज 56 डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऐसे कि मेमोरेंडम और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जब भी कभी लॉ में वर्ड आ जाए मेमोरेंडम या आपको देखने को मिल जाए वर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसका मतलब क्या होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी means the memorandum of association of a company as originally framed by the company or as altered from time to time। मेमोरेंडम तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है किसी कंपनी का जो कि या तो ओरिजिनली फ्रेम्ड होगा या ऑल्टर्ड होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेमोरेंडम और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी विच इज ओरिजिनली फ्रेम्ड बाय द कंपनी और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कंपनी ओरिजिनली फ्रेम करेगी क्या? तो सेक्शन 2 क्लॉज 56 के साथ कनेक्ट होगा। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी जाएंगी 6 बातें। ऐसा लिखा है ना, मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी विच इज ओरिजिनली फ्रेम बाय द कंपनी। तो ओरिजिनली फ्रेम में करेगी क्या कंपनी? कंपनी अपने मेमोरेंडम में कुछ कंटेंट्स लिखेगी। वो कंटेंट कहाँ दे रखे हैं? सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में। और मेमोरेंडम के कंटेंट क्या होंगे? वो 6 क्लॉजेस। वो 6 क्लॉजेस कौन से? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और यहीं पे कनेक्ट होगा सेक्शन 3 कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या कहता है कि किन लोगों ने कंपनी बनाई है। तो सेक्शन 3 कहता है कि जो कंपनी आप बनाने वाले हो, अगर तो वो पब्लिक कंपनी होने वाली है तो उसमें कम से कम 7 लोग होने चाहिए एंड दे विल बी ट्रीटेड एज सब्सक्राइबर्स। एंड जो कंपनी आप बनाने वाले हो वो प्राइवेट कंपनी होने वाली है तो कम से कम उसे बनाने के लिए 2 लोग होने चाहिए, 2 लोग तो होने चाहिए और दे शैल बी ट्रीटेड एज सब्सक्राइबर्स। तो memorandum means memorandum of association. Section 2 clause 56 memorandum means memorandum of association of a company which is either originally framed or as altered from time to time। और originally frame में आप करोगे क्या? फ्रेम कंटेंट्स होंगे कुछ मेमोरेंडम के। वो कंटेंट्स कहाँ लिखे हैं? सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के अंदर। क्या कंटेंट होंगे? 6 क्लॉजेस लिखे होंगे मेमोरेंडम में। क्या वो 6 क्लॉजेस होंगे?
नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और वो फ्रेम कैसे करोगे, सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 कहता है टेबल F के फॉर्मेट में। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, सेक्शन 3 कहता है जो कंपनी आप बनाने वाले हो अगर तो वो पब्लिक कंपनी होने वाली है तो वहाँ पे कम से कम 7 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और जो कंपनी आप बनाने वाले हो वो अगर प्राइवेट कंपनी होने वाली है तो वहाँ पे कम से कम 2 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अच्छा, मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी विच इज आइदर ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ऑल्टर कैसे होगा, मेमोरेंडम सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग एंड सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ कितने सेक्शन कनेक्ट हो गए, सेक्शन 2 क्लॉज 56 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन करता है। और डिफाइन करते हुए वहाँ लिखा क्या है कि सेक्शन 2 क्लॉज 56 बोलता है मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी विच इज आइदर ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑल्टर करना चाहते हो तो सेक्शन लगेगा 12, 13, 61। और अगर आप ओरिजिनली फ्रेम करने की बात करते हो तो ओरिजिनली फ्रेम करोगे क्या, तो मेमोरेंडम के कुछ होंगे कंटेंट्स। वो कंटेंट्स कहाँ लिखा है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 के अंदर। वो कंटेंट्स हैं क्या क्या, नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। और ये कंटेंट आप फ्रेम कैसे करोगे, सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 कहता है टेबल F के फॉर्मेट में। और सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में किन लोगों का नाम लिखा होगा, जिन लोगों ने कंपनी बनाई है। सेक्शन 3 कहता है कितने लोग होने चाहिए कंपनी बनाने के लिए, अगर तो आप पब्लिक कंपनी बनाने वाले, अगर तो जो आप कंपनी बनाने वाले हो वो पब्लिक कंपनी होने वाली है तो कम से कम 7 लोग होने चाहिए, और अगर जो आप कंपनी बनाने वाले हो वो प्राइवेट कंपनी होने वाली तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और यहीं पे कनेक्ट होगा सेक्शन 6 और सेक्शन 399। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है कि एनीथिंग विच इज रिटन इन द मेमोरेंडम विच इज अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड। यानी ऐसा कोई चीज़ नहीं लिख सकते आप अपने मेमोरेंडम में जो कि कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है। और अगर ऐसी कोई बात आपने लिख भी रखी है कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट वाली मेमोरेंडम में तो वो वॉइड मान लिया जाएगा। ओके यानी अगर ऐसा लिख दिया जाता है कि कंपनी कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं करी जा सकती और अपने अपने ऑब्जेक्ट्स में लिख रखा है वो अनलॉफुल पर्पस जिसके लिए आपने कंपनी बनाई है, तो वो ऑब्जेक्ट, वो बात ही क्या मान ली जाएगी, वॉइड मान ली जाएगी और उसके लिए कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। अच्छा, और 399 क्या कहता है, 399 बोलता है कि आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मतलब याद करो हमने बताया था कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मतलब आरओसी उस एप्लीकेशन को चेक करेगा और अलॉन्ग विद एप्लीकेशन आपको 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, एमओए एंड एओए। आरओसी क्या करता है उस डॉक्यूमेंट्स के साथ, उन डॉक्यूमेंट्स को एमसी की वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। अब कोई भी पर्सन अगर चाहे तो उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, और वो प्रिस्क्राइब फीस क्या है, 100 रुपीज़। और यहाँ पे एक केस लॉ कनेक्ट होता है रिगार्डिंग पैसिफिक कोस्टल कोल माइंस लिमिटेड एंड एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कहता है कि मेमोरेंडम defines the objects of the company as well as it confines the object of the company and anything done beyond the object clause of memorandum shall be treated as void. Memorandum defines the objects of the company, ये कैसे बोल पा रहे हो आप, क्योंकि याद करो हमने क्या कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 बातें लिखी होंगी, उनमें से जो 3rd क्लॉज है वो होगा ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी उसमें ये लिखा होगा कि कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, तो मेमोरेंडम डिफाइंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। अच्छा, अगर ऐसा लिख दिया जाए कि कंपनी सिर्फ एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए बनाई गई, क्या उसके अलावा किसी अन्य पर्पस को कंपनी अचीव कर सकती है क्या, नहीं। क्या कंपनी मोबाइल फ़ोन बना के बेचने का काम कर सकती है क्या, नहीं। क्या मोबाइल फ़ोन के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्या, नहीं। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया भी जाता है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाएगा, हाँ। तो मेमोरेंडम डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसमें लिखा होगा 3rd क्लॉज में, ऑब्जेक्ट क्लॉज में, कि किस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई गई है, एज वेल एज इट कन्फाइंस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसमें ये पता चल जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनाई गई है, तो वही ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए वही कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर सकती है, उससे एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकती। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है तो वो वर्ड मान लिया जाएगा। मेमोरेंडम डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज कन्फाइंस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, यानी एक लिमिट भी लगाता है मेमोरेंडम कि इसके बियॉन्ड जाके आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। और अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया वेर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा, अल्ट्रा वायर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी मान लिया
जाएगा। अच्छा, अब 6 क्लॉजेज, अब हमें पढ़ना क्या है कि मेमोरेंडम की ये 6 क्लॉजेज क्या है और इन्हें ऑल्टर कैसे किया जाएगा। सबसे पहला क्लॉज क्या है, नेम क्लॉज। अच्छा, तो नेम क्लॉज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, रेड विथ सेक्शन 4 सबसेक्शन 2। नेम, क्या आप कंपनी का कोई भी नाम रख सकते हो? नहीं। क्या कंपनी का नाम रख सकते हो? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी किसी और कंपनी का नाम है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी उस नाम से ऑपरेट हो रही है। तो क्या आप कंपनी का नाम रख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? आंसर इज नो। तो क्या नेम के रिगार्डिंग भी कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए? यस। तो नेम के बारे में क्या कहता है लॉ कि नेम शैल नॉट बी आइडेंटिकल एंड नेम शैल नॉट बी अनडिजायरेबल। अच्छा, ना आप कोई भी नाम वैसा नहीं रख सकते जो आइडेंटिकल हो, और आप कोई ऐसा नाम भी नहीं रख सकते कंपनी का जो अनडिजायरेबल हो। अच्छा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी कौन सा नाम आइडेंटिकल है, कौन सा अनडिजायरेबल है? क्या इसके लिए कोई लिस्ट प्रिस्क्राइब करनी चाहिए थी? यस। तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 read with section 4 subsection 2, read with rule 8 subrule 1 subrule 2 of company incorporation rules 2014। वहाँ पे रूल 8 सबरूल 1 सबरूल 2 क्या बताता है? फॉलोइंग आर द नेम्स दैट शैल बी ट्रीटेड एज आइडेंटिकल। और अगर कंपनी वो नाम रखती है तो वो आइडेंटिकल नाम माना जाएगा और वो नाम आप नहीं रख सकते। एंड रूल 8A में बताया गया फॉलोइंग आर द नेम्स विच शैल बी ट्रीटेड एज अनडिजायरेबल। और कंपनी अगर वो नाम रखती है तो वो अनडिजायरेबल नाम माने जाएंगे और कंपनी वो नाम नहीं रख सकती। कौन कौन से नाम अनडिजायरेबल, सॉरी, कौन कौन से नाम आइडेंटिकल माने जाएंगे? तो रूल 8 सब रूल 1 सब रूल 2 कहता है कि अगर सिर्फ स्लाइट वेरिएशन ऑफ स्पेलिंग है, यानी किसी कंपनी का नाम है पोमा लिमिटेड और आपने रखा है प्यूमा लिमिटेड, यानी सॉरी, किसी कंपनी का नाम है प्यूमा लिमिटेड और आपने कंपनी का नाम रखा है पूमा लिमिटेड, तो ये का नाम आप नहीं रख सकते क्योंकि ये आइडेंटिकल नाम माने जाएंगे। अच्छा, फोनेटिकल सिमिलर, किसी कंपनी का नाम है KITE काइट लिमिटेड और आप किसी कंपनी का नाम रखना चाह रहे हो KYTE काइट लिमिटेड, तो आप वो नाम भी नहीं रख सकते क्योंकि डिफरेंस सिर्फ किसका है? स्पेलिंग का है, डिफरेंस सिर्फ साउंड का है। तो आप ये नाम भी नहीं रख सकते क्योंकि ये आइडेंटिकल नाम मान लिया जाएगा। प्लूरल वर्जन ऑफ नाम, प्लूरल वर्जन ऑफ अ नेम नहीं रख सकते। मतलब किसी कंपनी का नाम है बाइक लिमिटेड, आप किसी कंपनी का नाम बाइक्स लिमिटेड रखना चाहते हो तो वो नाम आइडेंटिकल माना जाएगा, वो नाम आप नहीं रख सकते। अच्छा, उसके अलावा अगर नेम में डिफरेंस सिर्फ कॉमा या स्पेलिंग का है तो वो नाम भी आप नहीं रख सकते, वो नाम क्या माने जाएंगे? आइडेंटिकल। अच्छा, यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द, कंपनी का नाम है रिलायंस लिमिटेड, अब क्या आप रख सकते हो कंपनी का नाम द रिलायंस लिमिटेड? नहीं, वो नाम भी क्या माना जाएगा? आइडेंटिकल, और वो नाम भी आप नहीं रख सकते। ठीक है। अच्छा, तो ये बात कहाँ लिखी है कि कंपनी का नाम कैसा नहीं होना चाहिए? सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 रेड विद सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 कहता है कि कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। और कौन से नाम आइडेंटिकल माने जाएंगे? रूल 8 सब रूल 1 सब रूल 2 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 बताता है कि कौन से नाम आइडेंटिकल माने जाएंगे और वो वाले नाम आप नहीं रख सकते। और कंपनी का नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, ये बात कहाँ लिखी है? रूल सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 रेड विद सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 द नेम ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी अनडिजायरेबल। और कौन सा नाम अनडिजायरेबल है, ये बात कहाँ लिखी है? रूल 8A ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 द नेम ऑफ द कंपनी शैल नॉट कंटेन एनी अब्यूजिव लैंग्वेज। अगर किसी कंपनी के नाम में गालियाँ भरी पड़ी हैं तो गालियों भरा नाम आप नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारी संस्कृति को डिग्रेड करने का काम करेगा, ऐसा नाम आप नहीं रख सकते। एंड नेम शैल नॉट बी सच जो कि अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, क्योंकि अगर वैसे ही हमारे देश में जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे भड़कते रहते हैं, तो ऐसा नाम आप नहीं रख सकते जिसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मतलब वैसा नाम आप नहीं रख सकते जिसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो। अगर वैसा नाम रख लेती है कोई कंपनी तो दंगे फसाद होने शुरू हो जाएंगे और ऐसा नाम अनडिजायरेबल नाम है, ये नाम आप नहीं रख सकते। थैंक यू।